ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव किए थे। किसी भी लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेशनशिप आती है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। ठीक है, v is the coordinate of image, u is the coordinate of object and f star represents the coordinate of secondary focus of the lens। ठीक है, सेकेंडरी फोकस का मतलब है जहां पर पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी या अपीयर टू डाइवर्ज होंगी। लेंसेज के लिए ठीक है, लेंसेज के लिए पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला ठीक है भी डिराइव किया और 1 अपॉन फोकल लेंथ की वैल्यू होती है लेंसेज के लिए μ21 -1 1 अपॉन R1 स्टार माइनस 1 अपॉन R2 स्टार। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि ठीक है लेंस जितना ज्यादा कन्वर्जिंग होगा ठीक है, लाइट रेस को वो जितना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा ठीक है, उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। ठीक है, अगर इसकी कन्वर्जेंस इस लेंस की कन्वर्जेंस कम है ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइट रेज है वो दूर में जाकर के ठीक है, दूर जाकर के कन्वर्ज करेंगे, फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, और अगर ये लेंस पावरफुल है ठीक है, पावरफुल कब होगा ठीक है, अगर ये लेंस ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा कन्वर्ज करने की कैपेसिटी है, तो फोकल लेंथ कम होगी और ये पैरेलल लाइट रेज को पास में ही कहीं पर कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, तो ये किसी भी लेंस की कन्वर्जेंस किन किन फैक्टर्स पर लेंस के लिए डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, लेंस के किन किन पैरामीटर्स पर लेंस की कन्वर्जेंस डिपेंड करनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला तो है ही, लेकिन तुम कॉमन सेंस से गेस कर सकते हो कि ऑब्वियसली लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ठीक है, ये लेंस उतना ही ज्यादा लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, यानी कि लाइट रेज उतनी पास ठीक है, उतनी ज्यादा पास आकर के कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होगी लेंस की विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ठीक, कन्वर्जेंस उतनी ज्यादा होगी और फोकल लेंथ उतना कम होगा। और यही लेंस मेकर फॉर्मूला का भी रिजल्ट कहता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है लेंस की ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब है 1/f ज्यादा, यानी फोकल लेंथ कम होगी। ठीक है, उसी तरह से इन सरफेसेस का कर्वेचर जितना ज्यादा होगा ठीक, कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब वो कुछ ऐसी है लेंस ठीक, इस तरह की, मतलब तुम्हारे पास दो लेंस दी हुई है सेम मटेरियल की, एक लेंस बिल्कुल ऐसी है और एक लेंस इसका कर्वेचर ज्यादा है, तो इस वाली लेंस के लिए ना कन्वर्जेंस ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम होगी। ठीक, और यही लेंस मेकर फॉर्मूला भी कह रहा है। ठीक, अगर कन्वर्जेंस ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है ठीक है, तो ओवरऑल 1/f की वैल्यू ज्यादा होगी और f की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो लेंस की कन्वर्जेंस डिपेंड करती है कि उसकी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी ज्यादा है। ठीक है, उतना ज्यादा वो लाइट रेज को बेंड कर पाएगा ठीक है, उतना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा, और इसका कर्वेचर कितना ज्यादा है। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के साथ साथ जितना ज्यादा कर्वेचर होगा, क्योंकि क्योंकि ये लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इसका सरफेस इस तरह का कर्व्ड है। ठीक है, हमें पता था कि अगर हमारे पास कोई प्रिज्म है ठीक है, तो प्रिज्म लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं करता है, वो क्या करता है ठीक है, डिविएट करता है, बेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल बनाए ठीक, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाए ठीक है, जो कि अलग अलग ठीक है डेविएशन प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये जो लेंस है ना वो और कुछ नहीं, प्रिज्म का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक थोड़ा इसका एंगल ऑफ प्रिज्म थोड़ा कम है और फिर धीरे धीरे एंगल ऑफ प्रिज्म मान लो हम बढ़ाते जा रहे हैं,
तो अगर तुम लेंस को देखोगे ना, ठीक है, लेंस का जो अलग अलग पार्ट है, ये एक अलग प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग प्रिज्म की तरह, ये वाला पार्ट अलग प्रिज्म की तरह, ये वाला पार्ट अलग प्रिज्म की तरह। तो इन ये सारे यहाँ पर जब लाइट रेज को सेंड करते हैं ना, ठीक, अगर सिर्फ सिंपल प्रिज्म होता तो जितनी भी पैरेलल लाइट रेज होंगी वो सारी सेम एंगल से बेंड करेंगी, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग एंगल्स के प्रिज्म है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ज्यादा एंगल से ये बेंड करेंगे, ठीक है, ये कम एंगल से, ये और ज्यादा एंगल से, ये और ज्यादा एंगल से। तो लाइट रेज अल्टीमेटली लेंस की वजह से, ठीक, कुछ इस तरह से, कि लेंस की वजह से कन्वर्ज करती है। लेंस का पर्पस ये लाइट रेज को कन्वर्ज करना, ठीक है, या फिर डाइवर्ज करना, ठीक है, डिविएट करने के लिए तो प्रिज्म था हमारे पास, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कर इसीलिए पाता है क्योंकि इसका जो सरफेस है ना वो फ्लैट नहीं है, वो कर्व्ड है। अभी जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उतनी ज्यादा कन्वर्जेंस होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला हम यूज करते हैं लेंसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए। पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डिजायर्ड फोकल लेंथ की हमें लेंस चाहिए, कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, तो वो लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करके मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। लेंसेज के लिए ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप पता चल चुकी है, लेकिन लेंसेज के लिए एक और एडिशनल फॉर्मूला है। देखो मिरर के लिए तो फोकल लेंथ क्या होगी, वो तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल था, वो r/2 के इक्वल था, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ। इन लेंसेज के लिए रिलेशनशिप उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि लेंसेज के लिए फोकस डिसाइड होगा कि मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और कर्वेचर दोनों पर डिसाइड होगा, ठीक है। तो और वो एक्सप्रेशन कुछ यूं इस तरह का आता है, ठीक है। तो लेंसेज के लिए ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप पता चली, और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी उसके लिए एक एडिशनल हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट यही होता है कि अगर हम लेंस के पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक, एक्सटेंडेड इमेज के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी होती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मैं थोड़ी देर में डिराइव करूंगा, लेकिन तुम मैग्निफिकेशन गेस कर सकते हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन लेंसेज के केस में क्या आना चाहिए तुम गेस कर सकते हो। देखो मिरर के लिए मैं याद दिलाता हूँ, मिरर के लिए, ठीक है, मिरर फॉर्मूला ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप 1/v प्लस 1/u है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐड होते हैं 1/1/u, और ये इक्वल होता है 1/f के मिरर फॉर्मूला में, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है तो मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होती है ना वो -v/u मिरर के लिए। ये मिरर का केस है, ठीक, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेंसेज के लिए ऑब्जेक्ट इमेज की रिलेशनशिप उतनी ही सिंपल आ रही है जितनी मिरर के लिए, ठीक है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, 1/v माइनस 1/u आ रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का रिजल्ट तुम गेस कर सकते हो, हालांकि ये हमें डिराइव करना पड़ेगा। ये पता है क्या होगा, +v/u, ठीक, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक, याद करने के लिए बता रहा हूँ। एनीवे, ये मैग्निफिकेशन का रिजल्ट हम थोड़ी देर में डिराइव कर लेंगे, लेकिन अभी हम कुछ, ठीक है, लेंसेज से रिलेटेड, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पिछली क्लास में हम लोगों ने लिया था, लेकिन वो तो एक ही दो क्वेश्चन लिया था, ठीक है, और वो सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही पॉपुलर केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग लेंस, ठीक, ये बाई कॉन्वेक्स भी हो सकता है, प्लानो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक, उससे कोई मतलब नहीं, फोकल लेंथ बता दी जाएगी, ठीक है। तो वो कैसा भी हो, अगर फोकल लेंथ पता है तो उसके लिए इमेज कहाँ पर आएगी ऑब्जेक्ट के करेस्पॉन्डिंग वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, अभी हम ये दोनों फॉर्मूला ना इसी पर बेस्ड, अभी सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूला पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस हैज, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है, ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है,
20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जाता है कि फाइंड इट्स फोकल लेंथ इफ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो गिवन है, लेकिन ठीक है तुम्हें याद दिला दूं कि बाय डिफॉल्ट जब भी लेंस के लिए फोकल लेंथ बताई जाती है उस केस में बताई जाती है जब लेंस को हम एयर में रख रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग में वैक्यूम है या एयर, उस केस के लिए लेंस की फोकल लेंथ हमें मेंशन की जाती है। अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड इट्स फोकल लेंथ इफ द लेंस is submerged, completely submerged, completely submerged in water। राइटिंग नहीं समझ में आएगी तो बताना, थोड़ा और अच्छे से लिख दूंगा, लेकिन तुम लोग एक बार क्वेश्चन समझ लो क्या कहा जा रहा है तो उतना ही सफिशिएंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, हमारे पास एक इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। हमें बताया गया है कि इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है, चलो मैं ऐसे, ठीक है, इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बता दी गई है, फोकल लेंथ की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इंटेंशनली यहाँ पे एफ यूज करूंगा या कैपिटल एफ यूज करूंगा फोकल लेंथ के लिए, मैं एफ यूज करूंगा फोकल लेंथ के लिए और एफ स्टार यूज करूंगा फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हम तभी बता सकते हैं जब एक्सिस सेलेक्ट करें, बिना एक्सिस के कैसे बताएंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या किया गया है, अब कहा गया है कि यहाँ पे पानी है इस तरह से, ठीक है, और इस लेंस को ना हम क्या करते हैं, इस लेंस को कंप्लीटली सबमर्ज कर देते हैं पानी के अंदर। अब पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ की वैल्यू, इसको एफ डैश लिख देते हैं, कितनी होगी। तो पहले मुझे समझाओ कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, एयर में फोकल लेंथ गिवन है, वाटर में फोकल लेंथ कितनी होगी पूछी गई है। इसमें क्या क्या चीजें और बता दी गई हैं, इसमें बताया गया कि लेंस के मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस ग्लास मीडियम का है तो लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी क्वेश्चन में बता दी गई है 4/3। बाई चांस मैं अगर मान लो बताना भूल जाऊं तो वाटर और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है, मैं यही लूंगा, ठीक है, अदरवाइज मेंशन करूंगा। हाँ बताओ क्या, अच्छा मुझे कम से कम इतना तो बता सकते हो ना कि अगर लेंस को हम लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे तो फिर फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, आंसर करो। फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी, कन्वर्जेंस इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या लगता है तुम्हें? पहले ऐसे सोचो, मतलब फॉर्मूला को बाद में सोचना, पहले फोकल लेंथ इंक्रीज। ओके गुड। ठीक है, बाकी लोगों की क्या ओपिनियन है? सेम ये हुआ, ठीक है ठीक है, ओके। तो पहले तो तुम ऐसे कॉमन सेंस से सोच सकते हो कि कोई फॉर्मूला नहीं यूज करें, हम इस तरह से सोच सकते हैं कि लेंस की जो कन्वर्जेंस है दो चीजों पर डिपेंड करती है कि इसका सरफेस कैसा है, ठीक है, सरफेस का कर्वेचर कैसा है, ठीक है, और दूसरा लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कितनी है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो दोनों केसेस में कर्वेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, पहले
एयर में रखा है और वाटर में रखा है कि लेंस सेम है तो कर्वेचर तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन पहले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पहले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में हमें ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखनी है, ठीक है, और वाटर के रिस्पेक्ट में अगर ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। एयर के कंपैरिजन में वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पहले केस में ज्यादा है, ठीक है। इसको ऐसे कर देता हूँ, इसका मतलब है कि पहले केस में कन्वर्जेंस भी ज्यादा होगी, ठीक, ये जो लेंस है ये ज्यादा पावरफुल होगा, ये ज्यादा कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा कन्वर्जेंस प्रोड्यूस करने का मतलब है कि ये लाइट रेज को, ठीक है, पास में, ठीक है, पास में ऐसे, ठीक है, कन्वर्ज कर देगा। दूसरे केस में कन्वर्जेंस कम होगी, इसका मतलब कि कहीं दूर जा करके लाइट रे कन्वर्ज करेगी, ठीक है, ये हम गेस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि तुम गेस करने के लिए सिर्फ मैथमेटिकली भी यूं सोच सकते थे कि हमारे पास ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, ठीक है। तुम सोचोगे कि एयर में रखें या वाटर में रखें, ठीक, फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है ना, तो लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करेंगे, चाहे एयर में रखें वाटर में रखें, ये वाला पार्ट तो सेम है, तो इन दोनों केसेस में 1/r मतलब R1 स्टार R2 स्टार ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ठीक है, चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, और तुम फॉर्मूले में भी देख सकते हो कि सेकेंड केस में ना, ठीक है, सेकेंड केस में ये वाला टर्म कम होगा, ठीक है, ये वाला टर्म कम होगा, यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। म्यू की वैल्यू अगर कम होगी तो ऑब्वियस है कि एफ की वैल्यू जो है ना, ठीक है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि 1/f, ऐसे लिख सकते हो कि अगर म्यू की वैल्यू कम है तो, अगर म्यू की वैल्यू कम है तो फॉर्मूला से डायरेक्टली तुम गेस कर सकते हो कि 1/f की वैल्यू भी कम होगी, और 1/f की वैल्यू कम होगी तो फोकल लेंथ की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि वाटर के अंदर लाइट रे दूर जाकर के कन्वर्ज होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी तो उससे उसके लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी जरा, ठीक है, बताओ, तो दूसरे पेज में ले जाना पड़ेगा। सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी बताओ। पहले केस में फोकल लेंथ, हम सोचेंगे पहले केस में फोकल लेंथ की वैल्यू नोन है, ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके लिखेंगे 1/f स्टार इक्वल्स, ठीक है, लाइट रे मानने की वजह से आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू कितनी होगी म्यू, ठीक है, लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको फॉर्मूला ही रहने देता हूँ, μ21 -1 अपॉन 1/r1 स्टार -1/r2 स्टार। दोनों सरफेसेस के कर्वेचर क्या क्या है ये हमें नहीं बताया गया, ठीक है, लेकिन लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कितनी है ये हमें पता है, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे, ये लिखेंगे +20, ठीक, इधर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान ले रहा हूँ, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फोकस का जो कोऑर्डिनेट है, अगर फोकल लेंथ 20 है तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो +20 हो गया, और ये क्या लिखेंगे μ21 की वैल्यू क्या लिखेंगे 3/2 -1, ठीक है, और ये वाला पार्ट 1/r1 स्टार ये नहीं पता है, ठीक है, ठीक है। तो लेंस के फोकल लेंथ को यूज करके हम इस लेंस के सरफेसेस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर पता लगा लेते हैं, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो दूसरे केस में हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे केस में लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करके क्या लिखेंगे 1/f डैश, ठीक है, ठीक है, ये फोकस का कोऑर्डिनेट है इन सेकेंड केस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
लेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वो लिखना पड़ेगा 3/2 अपॉन 4/3 -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 स्टार -1/r2 स्टार। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हैं, तुम्हें r1 स्टार r2 स्टार नहीं चाहिए, ठीक है, तुम्हें f डैश की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, ठीक है, तुम f डैश की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, क्या करोगे, तुम इसको डिवाइड कर लो, या तो इस पार्ट की वैल्यू पहले इक्वेशन से कैलकुलेट करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, या तो आसान तरीका ये होगा कि तुम, ठीक, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, डिवाइड करने के बाद आएगा f डैश अपॉन 20, और ये वैल्यू ऊपर है वैल्यू हाफ, और नीचे वैल्यू कितनी आ रही है, नीचे वैल्यू आ रही है 9/8 -1, ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी 9, ये वैल्यू 1/8, ठीक है, और बाकी ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, 1/2, तो तुम्हें पता चलेगा कि f डैश की वैल्यू ये 4 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ लेंस के इक्वल है, और ये 80 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तुम देख सकते हो कि दोनों केसेस में ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर वाला जो पार्ट है वो तो सेम है, तो μ/1 -1 का जो रेशियो होगा रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वाले पार्ट का जो रेशियो होगा वही फोकल लेंथ का भी रेशियो होगा, ठीक है, इनवर्स रेशियो ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड केस में ना जो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है वो 80 सेंटीमीटर हो गया है, पानी के अंदर ये जो लेंस है ना वो 80 सेंटीमीटर पर जाकर के लाइट को कन्वर्ज कर पाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बोला जाता है कि कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया जाएगा, फोकल लेंथ वैल्यू निकालनी होगी, फोकल लेंथ बता दी जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या क्या होंगे ये पूछा जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इस तरह के, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सिंपल सा, इसको सॉल्व करके बताओ जरा। ठीक है, देखते हैं, इसको सॉल्व करो, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जल्दी आंसर बताना लेकिन, ठीक है, तब मैं आगे जा पाऊंगा। ठीक है, फोकल लेंथ तुम्हें निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ, ठीक है, प्लानो कॉनकेव लेंस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि एक सरफेस कॉनकेव है एक सरफेस प्लेन है, तो जो कॉनकेव है उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ लेंस इज 1.4, ठीक है, 1.4, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व करो, और जैसे आंसर आएगा जल्दी मुझे इन्फॉर्म करो।
ठीक आया आंसर? कितना टाइम लगाते हो? तो कैसा भी पहले कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस सॉरी प्लानो कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस तुम यूं भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हो, ये इसका उल्टा भी बना सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इस तरह से ये मान लो ये हमारा, ठीक है, हमारा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा मैं इसको एग्जैजरेट करके बना रहा हूँ, ठीक, लेकिन ये थिन लेंस है क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ थिन लेंसेस पढ़ना है। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, अब फोकल लेंथ निकालनी है तो पहला काम होता है एक्सिस सेलेक्ट करना और इनके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहले वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्व क्योंकि कॉनकेव है तो इसका कर्वेचर इधर आएगा, और दूसरा जो C2 है वो तो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि R1 पहले सरफेस का के सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो -20, और दूसरे वाले सरफेस का इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि प्लेन सरफेस है तो उसको हम इनफाइनाइट रेडियस का सर्कल मान सकते हैं। ठीक है, प्लस लिखो माइनस लिखो एक ही बात है। फोकल लेंथ की वैल्यू लेंस मेकर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग μ21 -1 फोकस के कोऑर्डिनेट की वैल्यू, की वैल्यू 1/r1 स्टार -1/r2 स्टार, और फोकल लेंथ की वैल्यू μ21 विच इज 1.4 -1, और ये 1/-20 -1/∞, 0.4 ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.4 का मतलब है 4/10, और इधर वैल्यू आएगी -1/20, मल्टीप्लाई करना है। तो इससे पता चलेगा 4/200 फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है कितनी? -50 सेंटीमीटर। फोकस का कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने का मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और -50 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर हम पैरेलल लाइट रेज पे ऐसे सेंड करेंगे ना, तो वैसे ये तो 20 पर है, तो ये लाइट रे डाइवर्ज होगी, कहाँ से डाइवर्ज होगी? ठीक, इनको अगर एक्सट्रापोलेट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसी तरह प्रॉपरली तुम दोनों सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स को देख करके हमेशा उस लेंस के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट पता लगा सकते हो। ठीक है, ओके। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ टाइम में, जैसे हम आगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज डिस्कस करने से पहले एक लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज वाले क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेंस के सामने अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u इक्वल्स 1/f। ठीक है, तो लेंस से रिलेटेड ऑब्जेक्ट इमेज के क्वेश्चंस बिल्कुल उतने ही सिंपल होंगे जितने कि मिरर वाले क्वेश्चंस थे, बल्कि और ज्यादा सिंपल भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग एक्सटेंडेड इमेज बनेगी, उसके लिए मैग्निफिकेशन भी हम बिफोर हैंड डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैग्निफिकेशन हम डिराइव कर चुके हैं कई बार, और इस पर मैग्निफिकेशन डिराइव करने का मेरे पास दो मेथड है।
ठीक है, तुम लोग बताना कि कौन सा मेथड। अच्छा तुम लोग सजेस्ट करो कैसे मैग्निफिकेशन निकाला जाए, क्या तरीका होगा। लेंस दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसके सामने अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम रखते हैं तो उसकी जो एक्सटेंडेड इमेज बनेगी, ठीक है, वो कितनी मैग्नीफाइड होगी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं और तुम पैटर्न देखोगे तो वैसे ही जैसे मिरर में आगे चले थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे धीरे धीरे, ठीक, बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज का ही की पोजीशन का ही रिलेशनशिप निकालना है। तो पहले हम ऑब्जेक्ट इमेज के रिलेशन वाले क्वेश्चंस कुछ पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं लेंस से। लेकिन लेंसेज के साथ लेंस की फोकल लेंथ पता करने के लिए एक एडिशनल लेंस मेकर फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। तो लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट मिरर में नहीं था क्योंकि मिरर में फोकल लेंथ की वैल्यू सीधा r/2 की इक्वल होती थी, क्योंकि वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता था वहां पे रिफ्रैक्शन और मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला को यूज करके हम फोकल लेंथ पता लगाते हैं। फोकल लेंथ पता चल गया, ठीक, कोई भी लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी हमने पता कर ली। ठीक है, अब इस लेंस के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं पर रखेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहीं पर रखेंगे तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी, ठीक है, और मैग्नीफाइड होगी या नहीं, इरेक्ट होगी या नहीं, ये सारी चीजें हमें पता करनी है। ठीक है, बिल्कुल मिरर की तरह। ठीक है, तो पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ सिंपल ये लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने की प्रैक्टिस हो जाए। तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं। यस सर, जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना जिसमें लेंस कंप्लीटली वाटर में सबमर्ज था, यस, सर अगर वो पार्शियली वाटर में सबमर्ज हो, मतलब हाफ पोर्शन एयर में हो और हाफ तो पोर्शन वाटर हाँ में। वो वाला केस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा वेट करो। अभी हम ना जैसे सिंगल लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज हम डिस्कस करेंगे ना, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो उसमें एक से ज्यादा लेंसेज हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगी वो सब डिस्कस करेंगे। तो वहां पे ये पॉइंट यही वाला एग्जाम्पल भी आगे आएगा। हालांकि ऐसे तुम सोच सकते हो कि जैसे अगर आधा पार्ट है ना लेंस का इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर आधा पार्ट है मान लो लेंस का, ऐसे तो इसमें फोकल लेंथ पूछी गई है। ठीक है, तो फोकल लेंथ, तो ये जो लेंस है ना इसका आधा पार्ट मान लो बाहर है, आधा पार्ट अंदर है। तो ये जो ऊपर वाला लेंस है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है लेंस का, वो अलग लेंस कहलाएगा। ठीक, और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो अलग लेंस होगा। ठीक है, जो पैरेलल लाइट रेज सेंड करेंगे, ठीक है, तो इसमें से ऊपर वाले पार्ट पे जो पैरेलल लाइट रेज जाएंगी वो 20 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होंगे। जो नीचे नीचे जो पैरेलल लाइट रेज जाएंगी वो जाकर के 80 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होंगी। तो ये दोनों अलग अलग लेंसेज। अब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट को भी रखेंगे ना तो उसकी दो इमेज बनेगी, क्योंकि दो लेंस है। ठीक है, दो लेंस है तो दो ही इमेज तो बनेगी। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट अपने अकॉर्डिंग इमेज बनाएगा। ठीक, और ये मैं बता चुका हूँ, जैसे इस लेंस को, इस वाले लेंस को तुम देखो। ठीक है, ये कंप्लीट लेंस है और इस कंप्लीट लेंस की वजह से इमेज बनेगी कहीं पर। ठीक है, लेकिन अगर इस कंप्लीट लेंस की जगह इस लेंस का कोई पार्ट भी लेंगे ना तो इमेज वहीं पर बनेगी। बस डिफरेंस ये आएगा कि फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग लेंस है। ऊपर वाला जो लेंस है ना वो ऊपर वाला कंप्लीट लेंस जहाँ अगर यहाँ पर होता वहीं पर इमेज बनाएगा, और नीचे वाला जो पार्ट है वो भी वहीं पर इमेज बनाएगा जहां पर नीचे वाला पार्ट अगर कंप्लीट होता तब जहां पर इमेज बनती। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ, मैग्निफिकेशन। अब मुझे बताओ इसकी मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करें, कौन बताएगा? क्या स्ट्रैटेजी? इतने सारे तो तुम्हारे सामने डेरिवेशंस मैंने किए हैं और तुमने देखा है कि उसमें कोई भी ऐसा ऐसा कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है जो कि मतलब तुम्हें याद करने की जरूरत है या मुझे पहले से पता इसलिए कर पा रहा हूँ। बिल्कुल नेचुरली हर अगला स्टेप प्रीवियस स्टेप से नेचुरली इवॉल्व होता जा रहा है। तो तुम खुद से सोचो कि मुझे अगर यहाँ पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिया गया है तो मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करूंगा। मिरर के केस में कैसे कैलकुलेट किया था उसी तरह से हमने मिरर के केस में मैग्निफिकेशन निकाला था, उसी तरह से रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस के केस में मैग्निफिकेशन कैलकुलेट किया था।
ठीक है। रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस वाला जो रिजल्ट है ना, वो जनरली तुम्हारे, ठीक है, नीट वाले एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग में वो ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन सिंगल सरफेस पे रिफ्रैक्शन जब तक तुम्हें नहीं आता है, ठीक है, तब तक तुम लेंस कैसे सीख पाओगे, ठीक है। तो सिंगल सरफेस पर रिफ्रैक्शन तुम्हें आना जरूरी है। नहीं, वो सिलेबस में तो है ही, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा, ठीक है, पॉपुलर नहीं है, वो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, वो तुम्हें पता होने चाहिए। मैग्निफिकेशन के भी पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैग्निफिकेशन से बहुत कम चांस है कि मैग्निफिकेशन वाला रिजल्ट सिंगल सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन में पूछा जाए। लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन वाला जो रिलेशनशिप है, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला रिलेशनशिप तो यूज होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस के लिए भी मैग्निफिकेशन हम लोगों ने डिराइव की थी, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए भी डिराइव की थी। अब ये लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हमें डिराइव करनी है। पहला तरीका है, ठीक है, जैसे पहले, ठीक है, जैसे सारे केसेस में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन डिराइव किया, वैसे ही यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, फोकस है, ठीक है, और ये प्राइमरी फोकस हो गया, सेकेंडरी फोकस है हो गया। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज फॉर्म करने के लिए पहले रे डायग्राम से इमेज बना लेता हूँ, ठीक है, और फिर ज्योमेट्री से इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट को रिलेट करता हूँ, फिर उनके कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करता हूँ, ठीक, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ये लेकिन एक और तरीका है, वो हम, ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मान लो हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे है, ओ ओ डैश, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। अभी पहला टारगेट तो हमारा ये है कि इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड इमेज कैसे बनाएंगे रे डायग्राम के थ्रू। ये तो तुम्हें बता चुका हूँ कि एक्सटेंडेड इमेज बनाने के लिए हमें सिर्फ इन दोनों टिप्स की इमेज बनानी है, ओ डैश की इमेज पता चल जाएगी, ओ की इमेज पता चल जाएगी, तो हम कंप्लीट एक्सटेंडेड इमेज ड्रॉ कर पाएंगे। फिर मैंने बोला था कि इसमें भी ओ डैश ओ दोनों के लिए इमेज नहीं बतानी है, अगर हमें सिर्फ टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज पता चल जाए कहाँ पर बनेगी, ठीक है, तो कंप्लीट इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट का इमेज कैसे बनाएंगे, तो कोई भी दो लाइट रे ऐसी सेलेक्ट करो जिसके लिए तुम्हें लाइट रे की कंप्लीट पाथ पता हो, ठीक है। कोई भी दो लाइट रे सेलेक्ट करोगे, कंप्लीट पाथ अगर पता है तो तुम कंप्लीट इमेज फॉर्म कर सकते हो। तो चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें, ठीक है, मैग्निफिकेशन तो अभी हम निकालेंगे ही, लेकिन ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें रे डायग्राम भी बता देता हूँ कि रे डायग्राम कैसे तुम बना करके कंप्लीटली ये बता सकते हो कि एक्सटेंडेड इमेज कहाँ पर बनेगी, ठीक, कैसी बनेगी। ये एफ है, ये मान लो 2f है, ठीक है, उसी तरह से ये यहाँ पर कहीं पर 2f, ठीक है, ये f, ये फोकस है प्राइमरी सेकेंडरी, और ये 2f है, ठीक, और ये 2f। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करनी है, ठीक, कहाँ पर इमेज बनेगी उसके लिए तो 1/v 1/u इक्वल्स 1/f ये फॉर्मूला है। लेकिन रे डायग्राम के थ्रू हम एक्सटेंडेड इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं, तो मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ टिप की इमेज बनाने की जरूरत है। जहां पर टिप आएगा, मान लो टिप यहाँ पर है इस जगह पर, तो कंप्लीट इमेज ना वो ऐसी ही होगी। मान लो टिप यहाँ पर है, ठीक है, मैं समझाने की कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मान लो ये ओ डैश की इमेज आई डैश यहाँ पर आई, तो कंप्लीट इमेज कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ओ डैश की इमेज हम बनाते हैं, हालांकि तुम चाहो तो इसके सारे पॉइंट्स की इमेज बना करके कंप्लीट इमेज बनाओ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ओ डैश की इमेज कैसे बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर भी हमें कुछ लाइट रेज हैं जिनके लिए पाथ कंप्लीटली पता है। गेस कर सकते हो, सबसे पहली लाइट रे, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, ओ डैश से एक लाइट रे ड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो लाइट रे 100%, ठीक है, फोकस से पास करेगी। क्यों, फोकस की डेफिनेशन यही है, ठीक है। एक लाइट रे ड्रॉ कर लिया, दूसरी लाइट रे ड्रॉ करते हैं, कि मैं अलग अलग कलर में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि याद। और बताओ और क्या तरीका होगा। एक तरीका है, ठीक है,
कि मैं क्या करता हूँ ना कि O डैश से एक लाइट रे ऐसी सेलेक्ट करता हूँ जो कि प्राइमरी फोकस से पास हो रही है, ये वाली लाइट रे। ठीक है, अब बताओ ये लाइट रे कैसे जाएगी, ये गेस कर सकते हो? हमें पता है कि प्राइमरी फोकस का मतलब ये होता है यहाँ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, लाइट के सोर्स को रखा, तो इससे जितनी भी लाइट रेज फॉल करेंगी वो सब पैरेलल होकर के बाहर निकलेंगी, ये तो पता है ना। पैरेलल लाइट रे सेकेंडरी फोकस से और प्राइमरी फोकस पे लाइट सोर्स को रखा तो पैरेलल होकर के आगे जाएंगी, यानी कि इसके बाद जो लाइट रे है वो 100% पैरेलल ही। ठीक है, ये दो लाइट रे जैसे ड्रॉ किया ना तो तुम देख सकते हो कि रिफ्रैक्टेड पहली लाइट रे के लिए ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरी लाइट रे के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंप्लीट इमेज फॉर्म हो गई यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मतलब रे डायग्राम बना करके इमेज ठीक है ड्रॉ करना तुम लोगों को आना चाहिए। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इमेज में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये O डैश की इमेज है, यानी इमेज का टिप है, तो जो कंप्लीट इमेज होगी वो कुछ ऐसी होगी। अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि ऑब्जेक्ट को -∞ और -2f के बीच में रखा गया है, इमेज कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखा गया है, जो ये वाला केस है, सॉरी ऑब्जेक्ट को -2f और -f के बीच में रखा गया है, तो हमारा आंसर होगा कि इमेज +2f और +∞ के बीच में बनेगी। दूसरा क्वेश्चन है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी, तो इमेज 100% रियल होगी क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअली इस पॉइंट पर मीट करेंगे, और कोई भी इमेज अगर लेंस की दूसरी साइड है तो हमेशा वो रियल ही होगी। तो ये भी एक्सप्लेन कर चुका, क्योंकि रिफ्रैक्टेड लाइट रेज यहीं पर राइट साइड में रहेंगी और इंसिडेंट लाइट रे लेंस के लेफ्ट साइड में रहेंगी। इस केस के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, लाइट से इधर से ले दो, तो उसके लिए केस ऑपोजिट होगा। ठीक है, लेकिन जिस साइड रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है और उसी साइड इमेज भी बन रही तो 100% रियल, और जिस साइड रिफ्रैक्टेड लाइट रे है उसके ऑपोजिट साइड इमेज बन रही है, इसका मतलब वो वर्चुअली है। एनीवे, उसके बाद ये साइज क्या होगा, इन्वर्टेड पहले ये मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी, तो हम बोलेंगे मैग्नीफाइड होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो तुम लोग रे डायग्राम बना करके सारी चीजें बता सकते हो इमेज के बारे में। ठीक है, एनीवे और भी लाइट रेज है जिनके लिए पाथ तुम्हें पता है। ठीक, और कोई लाइट रे बता सकते हो, और कोई लाइट रे? एक लाइट रे मुझे पता है, ये वाली लाइट रे। ठीक, अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे को सेंड करते हैं तो 100% ठीक है वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। क्यों होगा ऐसा बता सकते हो? बताओ। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रे फॉल करेगी ना, जो ऑप्टिकल सेंटर पर जो लाइट रे फॉल करेगी वो ठीक है वो इस तरह से जैसे वो पोल पर ही फॉल कर रही है। ठीक है, और वहां पे जो नॉर्मल है ना, ठीक है वो ऑलमोस्ट मतलब जैसे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के लिए बताया था ना, अगर यहाँ पर जहाँ यहाँ पर ऐसे लाइट रह जाएगी तो ऐसे बेंड तो करेगी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है लेंस के लिए कि ऑप्टिकल सेंटर पर इन दोनों लाइट रेज के पाथ में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे पास हो रही है वो बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड जाएगी। इसको कोई जस्टिफाई कर सकता है? बताओ। उसका रीजन ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, कि इसका जो कर्वेचर है ना वो बिल्कुल 0 है। तो बीच वाला जो पार्ट है, कि ऑप्टिकल सेंटर के पास वाला जो पार्ट है उसका कर्वेचर नेग्लिजिबल है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये प्रिज्म की तरह, सॉरी रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह है। तो स्लैब में लाइट से ठीक बेंड नहीं करती, वो पैरेलली बाहर निकलती है। थिकनेस बहुत ही कम है,
तो इसमें लैटरल शिफ्ट हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये लाइट रे बिल्कुल जैसे सेंड करेंगे वैसे ही जाएगी। ठीक है, और तुम्हें ठीक है, और तुम्हें जानना है तो मैं कह रहा हूँ कि जितना यहाँ से सर यूं इधर होगी ना डिविएट, उतना इधर भी डिविएट होगी। तो ये दोनों जो लाइट रेज है, ठीक है, वो बाहर पैरेलली निकलेंगे। हाँ सर अगर हम एक लाइट रे लेंगे ना ओ डैश से और एक लेंगे ओ से, ओ डैश से लेंगे और ओ डैश से तो सारी लाइट रेज मैं ले रहा हूँ, तुम कह रहे हो यहाँ से एक लाइट रे लेंगे, यस सर, यहाँ से, यहाँ से अगर हम लाइट रे ये लेंगे, ठीक है, तो वो तो उसको यूज करके तो हम ये वाला पॉइंट यहाँ ये वाली इमेज ड्रॉ कर पाएंगे। सर ठीक है, अगर हम एक लेंगे ओ डैश ऊपर वाली ना येलो कलर वाली और दूसरी ओ से, तब इमेज दो लाइट रेज मीट होंगी ना एफ पे फोकस पे। नहीं 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 देखो इमेज बनाने के लिए मैंने बोला है कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का तरीका बताया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक्चुअली तो बहुत सारी लाइट रेज ऐसे निकल, ठीक है, ठीक है, ये आगे जाती हैं, बेंड कर जाती हैं किसी सरफेस की वजह से, ठीक है, तो जब भी लाइट रे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसकी इमेज भी बनेगी। तो ये मान लो प्लेन मिरर है तो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है ना जिस पॉइंट से आती हुई दिखेंगी वो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज है वो सारी मिरर पर फॉल हो रही है, वो सब रिफ्लेक्ट होकर के ऐसा अपीयर हो रही है कि ये इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये इमेज बनानी है तो तुम्हें ये सारी लाइट रे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, इस ऑब्जेक्ट से कोई दो लाइट रे तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। अगर एक लाइट रे ड्रॉ करते हो तो उससे आई कहाँ पर आएगा हम कैसे बता सकते हैं। मान लो तुमने सिर्फ एक लाइट रे ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो तुम्हें एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे की पाथ तो पता है, इसको एक्सट्रापोलेट करके पता है, लेकिन इमेज यहीं पर होगा कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें एटलीस्ट दो लाइट रे तो चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि दूसरी लाइट रे को जैसे ही हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, वो ये दोनों ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो दो लाइट रेज हमें चाहिए क्योंकि उनको उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको देख करके हम इमेज का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट की इमेज अगर बनानी है तो उसके लिए दो लाइट रेज चाहिए, ठीक है। अभी हम सर यहाँ पे सिर्फ ओ डैश का इमेज क्लियर हो गया। सर जब हम पढ़ रहे थे ना स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन, वहां पे हमने एक लाइट रे ली ना ऑब्जेक्ट के टिप हाँ से और दूसरा बॉटम से। हाँ हाँ वो मिरर में भी किया था, ठीक है, उसका मैंने रीजन बताया था वहां पे हम क्या करते हैं, ठीक, वो यहाँ पर भी मैं करने वाला हूँ। देखो एक लाइट रे से हम इमेज नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने पहले क्या किया था, मतलब कैसे एक लाइट रे से इमेज मैंने ड्रॉ कर ली थी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहाँ, हाँ ये रहा, यही केस है ना देखो तो हमारा टारगेट है कि ओ डैश की इमेज बनाना, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि अगर हम कोई दो लाइट रे यूज करते हैं, कोई भी दूसरी लाइट रे मान लो यहाँ पर ऐसे सेंड करते हैं, ठीक है, और उसको रिफ्रैक्ट करते हैं तो वो भी इसी पॉइंट से पास होगी 100%, ठीक है। तो हमें कंप्लीटली आई डैश कहाँ पर होगा पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कि सबसे पहले हम लोगों ने डिराइव करके प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी वो पता कर लिया है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहीं पर भी यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा जाए तो इमेज कहाँ पर बनेगी वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का रिजल्ट है μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 अपॉन r स्टार, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी वो पता है हमें, ठीक है। अब हमें इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनानी है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर ओ डैश की इमेज कहाँ पर बनेगी पता चल जाए तो कंप्लीट बॉडी की कंप्लीट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनेगी वो भी बता सकते हैं कि ओ डैश की इमेज पता चल गई तो कंप्लीट इमेज पता चल गई, ठीक है। अब ओ डैश की इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेज चाहिए, ठीक है, दो लाइट रेज ड्रॉ करेंगे,
तो हमें ओ डैश की इमेज आई डैश का पता चल जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर दूसरी लाइट रे की जरूरत भी नहीं है, इसलिए नहीं है, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ एक लाइट रे ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो होगा क्या ना, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे वो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि आई डैश इसी लाइट रे पर कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड लाइट रे ऑब्वियसली इमेज से पास करेगी, ठीक है। रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो इमेज होती है, इंसिडेंट लाइट रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वो ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रेज हम बहुत सारी बना सकते थे और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज भी बहुत सारी बना सकते थे। तो ऑब्वियसली अगर सिर्फ एक लाइट रे को देखेंगे, तो इस सिर्फ एक लाइट रे को देख करके तुम्हें इमेज एग्जैक्टली कहाँ पर आएगी नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम बोलते हैं कि ऑब्वियसली ओ डैश की इमेज जहां पर आएगी उसके ठीक नीचे ओ पॉइंट का भी इमेज आएगा, ठीक है। इसको मैंने प्रूव नहीं किया है, लेकिन ये पहले से हम यूज करते हुए आ रहे हैं, तो ये समझ में तुम्हें आना चाहिए कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब भी रखते हैं तो टिप का जहां पर इमेज बनता है उसी के ठीक नीचे फुट का भी इमेज बनेगा, ठीक है। ओ डैश की इमेज जहां पर बनेगी, ठीक है, ओ डैश की इमेज आई डैश, ठीक उसके नीचे ही ओ की भी इमेज बनेगी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि हमें ओ की इमेज कहाँ पर बनेगी वो पहले से पता है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का रिजल्ट यूज करके, ठीक। ओ अगर हमें बता दिया गया है कहाँ पर रखा गया है, तो इस ओ पॉइंट का इमेज आई, ओ पॉइंट की इमेज आई कहाँ पर बनेगी, ये वाली डिस्टेंस हमें पहले से पता है कि आई कहाँ पर है, हम पहले से पता है। तो अगर आई का हमें पता चल गया, ठीक है, तो आई डैश कहाँ पर होगी उसके लिए दो लाइट रे की भी जरूरत नहीं है, कि तुम बोलोगे एक लाइट रे की जरूरत नहीं। अगर एक लाइट रे, ये वाली लाइट रे अगर हम नहीं ड्रॉ करते तब तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, कि ये वाली लाइट रे अगर हम नहीं ड्रॉ करते तब तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक भी लाइट रे नहीं ड्रॉ तब तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। ओ की इमेज आई हमने पता कर लिया, अब ओ डैश की इमेज निकालने के लिए ना हमें ये पता है, ये इतना जरूर पता है कि ये जहाँ पर आई है ना इसके ऊपर ही आई डैश यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कहाँ पर होगा वो अभी नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ एक लाइट रे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो इस एक लाइट रे को देख करके भी, ठीक है, हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि आई के जस्ट ऊपर ही आई डैश बनना है और वो इस रिफ्रैक्टेड लाइट से पास होना है, तो आई डैश यहीं पर आएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। ठीक, पहले आई पता लगा लिया और एक लाइट रे ड्रॉ किया और आई के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है वही ओ डैश का इमेज है, ठीक। और भी लाइट रे ड्रॉ कर सकते थे लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बिना दूसरी लाइट से ड्रॉ किए हुए भी कंप्लीट इमेज ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसे कंप्लीट इमेज पता चली गई तो ज्योमेट्री यूज करके इसका साइज क्या होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ओके ओके, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो यहाँ पे मैं रे डायग्राम डिस्कस कर रहा था और रे डायग्राम डिस्कस करके बता रहा था ये लाइट रेज है जिनको तुम यूज करोगे जब भी हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटेंडेड इमेजेस ड्रॉ करनी होंगी। और कोई लाइट रे है क्या जिसके लिए हमें इमेज, और कोई लाइट रे ऐसी जिसके लिए हमें पता हो? यही तीन लाइट रेज है, ठीक है। इन्हीं को यूज करके इनमें से कोई भी दो लाइट रे यूज करोगे तुम्हें एक्सटेंडेड इमेज, कंप्लीट एक्सटेंडेड इमेज का पता लग जाएगा। ये वाला जो पॉइंट आई डैश है, ठीक है, ये पॉइंट आई डैश है, ओ डैश की इमेज, और ये वाला जो पॉइंट है ये आई है, ओ का, ओ की इमेज, ठीक है। और ओ की इमेज कहाँ पर आएगी वो हम लोग लेंस फॉर्मूला से पता लगा चुके हैं। अब हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है, तो मैं कह रहा हूँ मैग्निफिकेशन के लिए ना या इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें इन तीन लाइट रेज की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं एक लाइट रे ड्रॉ करके भी ना इमेज का पता लगा सकता हूँ, ठीक। कैसे? मैं क्लेम कर रहा हूँ कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की इमेज कहाँ पर बन रही है वो मैंने लेंस फॉर्मूले से पता कर ली, ये वाली डिस्टेंस पहले से पता कर ली। आई कहाँ पर है वो लेंस फॉर्मूले से मैंने पहले निकाला,
ठीक है, आई का पता चल गया। अब आई डैश ठीक इसके ऊपर ही होना होगा, तो कोई भी एक लाइट, चाहे ये वाली लाइट ले लेते हैं या ये वाली लाइट ले लेते हैं, कोई भी एक लाइट रे ड्रॉ करते हैं, और मैं प्रेफरेबली ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई लाइट रे को ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये अनडिविएटेड आगे जाएगी। तो आई डैश कहाँ पर आएगा, वो हम आई के जस्ट ऊपर इस लाइट रे पे लाई करने वाला पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो हमें कंप्लीट इमेज का पता चल जाएगा। कंप्लीट इमेज हमने ड्रॉ कर लिया। अब आई डैश की लेंथ कितनी होगी, तो अब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल, ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल सिमिलर होंगे, और सिमिलर होने का मतलब सारे साइड्स की रेशियो सेम होंगी, और साइड्स की रेशियोज का मतलब है कि हम लिखेंगे आई डैश अपॉन ओ डैश, ये वैल्यू कितनी होगी, सिमिलैरिटी से इसको ओ लिख देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर जो है इसका भी नाम होना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है। बताओ, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल ना 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 ना, ये ओ तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर यूज करें ना, चलो इसको पी लिख देते हैं, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको पी लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी ओ डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी आई डैश। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी से साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। आई डैश ओ डैश का जो रेशियो है वो आई पी अपॉन ओ पी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और फिर सबको कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में चेंज करो, ये अलग से लिखने की जरूरत है क्या, एच आई की वैल्यू लिखूंगा माइनस आई डैश, ठीक, राइट साइड को पॉजिटिव माना, अप साइड को पॉजिटिव माना, और एच ओ जो है वो प्लस ओ डैश है। उसी तरह ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस ओपी है, और इमेज का जो कोऑर्डिनेट है प्लस आई पी। इनको पुट करेंगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आएगी एच आई एच ओ, ये वैल्यू आ रही है डायरेक्टली वी अपॉन वी। जो रिजल्ट गेस कर रहा था, मतलब जो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा ना, वही रेशियो इनकी साइजेस का भी होगा, इनकी हाइट्स का भी होगा, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मेरा मतलब है, ठीक है। ये तो तरीका आसान था, इसी तरह से हमने सारे केसेस में मैग्निफिकेशन पता लगाया। लेकिन लेंसेज के लिए हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा कि दूसरा मेथड क्या हो सकता है मैग्निफिकेशन निकालने का। ये बोनस क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बताओ, ये तो मैं हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं डिटेल में फिर से तुम्हें मैग्निफिकेशन डिराइव करूँ। एक तरीका ये भी है कि देखो, लेंसेज का मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, स्फेरिकल सरफेसेस ही तो हो रहा है, बस 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो तुम पहली बार रिफ्रैक्शन के लिए ना इमेज की हाइट निकालो, ठीक है। पहली बार इमेज, पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन की वजह से कहीं पर इमेज बनेगी, ठीक है ना, कहीं पर इमेज बनेगी। मान लो इस तरह से ये इमेज बन गई, ये पहले सरफेस की वजह से ये इमेज बन गई। और फिर दूसरे सरफेस के लिए ना यही जो इमेज है, ठीक, इसको मान लो I1 है, ठीक है। ये जो दूसरे सरफेस के लिए ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, और तब जाकर के फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये वाला जो लाइट रे है, ये इसको थोड़ा मैं क्लियर ही ड्रॉ कर लेता हूँ, तो रफ में ड्रॉ करने से बहुत सारी चीजें क्लियर है। ये पहला सरफेस है, इसके सामने हमने अपना नेचुरल ऑब्जेक्ट, जैसे नेचुरली ऑब्जेक्ट को रखते हैं वैसे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया था, और हम पता लगाना चाहते थे इसकी एक्सटेंडेड इमेज कहाँ पर बनेगी। तो एक्सटेंडेड इमेज पता लगाने के प्रोसेस में पहले ये लाइट रे यूं गई, लाइट रे यूं गई, ठीक है। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं।
ये हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे है, ठीक है, और जो लाइट रे है वो कुछ ऐसे गई, लाइट रे कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इसकी इमेज बन गई यहाँ पर, ठीक है। और इस इमेज का साइज क्या होगा ना, हमें अच्छे से पता है क्या है। मैग्निफिकेशन इक्वल्स v अपॉन म्यू टू के डिवाइडेड बाई u अपॉन म्यू वन, यही है ना रिजल्ट। अब ये जो I1 है ना, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो है ये ट्रीट होगा एज I1 जो इमेज है पहले सरफेस के लिए, वो ट्रीट होगा दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह, दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऐसे जानबूझ करके दूर ही ड्रॉ करता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, कि हालांकि ये थिन लेंस है, ठीक है। अब अगली बार क्या होगा पता है, ये लाइटें जैसे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ना, फिर दोबारा रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है, और रिफ्रैक्ट कुछ इस तरह से करेगी, यहाँ से लाइटें ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। हालांकि ये वाली जो लाइट है ना, इसको हमें शेडेड करना पड़ेगा, डॉटेड करना पड़ेगा, सॉरी। दूसरा सरफेस नहीं होता है तो I1 पर इमेज बनती है, ठीक है। तो फाइनल इमेज हमारी बनेगी कुछ यहाँ पर, ये I2, ठीक है। तो मुझे बताओ I1 की हाइट कितनी होगी, ठीक है। हम लिखेंगे I1 अपॉन HO, ये पहले सरफेस पर रिफ्रैक्शन का रिजल्ट यूज करो। ये M1 है, ये मैग्निफिकेशन हमें पता है, ठीक है। ये वैल्यू कितनी होगी, सेकेंड मीडियम की सॉरी V अपॉन सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिखेंगे V1 अपॉन, ये जो है ना ये V1 है, ये V है और ये U है, इन सबके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये V1 अपॉन म्यू2, ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा, ये बस ऐसे तुम्हें बता रहा हूँ कि इस तरह से भी तुम डिराइव कर सकते थे। ये वैल्यू कि पहले सरफेस पे मैग्निफिकेशन पता है, ठीक है, दूसरे सरफेस पर मैग्निफिकेशन पता है, दूसरे सरफेस के लिए फाइनल इमेज है I2, और दूसरे सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है ना वो I1 है, ठीक है। तो I2 अपॉन I1 ये वैल्यू जो होगी वो लिखेंगे फाइनल इमेज अपॉन ये सेकेंड मीडियम, अब म्यू1 होगा और फर्स्ट मीडियम म्यू2 होगा, ठीक है। और ये लिखेंगे हम V1, ठीक है। तो टोटल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी पता है, टोटल मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी होगी पता है, वो ही पहले की वजह से मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय दूसरे की वजह से मैग्निफिकेशन। क्यों, ठीक है। इसको देखो, इस फिगर में थोड़ा बहुत ज्यादा चीजें लिख दिया हो तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं ऐसे समझा देता हूँ। मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट HO है, तो पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज की हाइट आई H1, ठीक है। अब ये जो H1 है ना, ये दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो दूसरे सरफेस के बाद जो दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज है वो H2 है, हमें H2 कैलकुलेट करना है, HO गिवन है, ठीक है। तो पहले सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है ना, उसमें मैग्निफिकेशन कहलाएगा ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ये H1 अपॉन H0, और दूसरे सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए ऑब्जेक्ट H1 है, इमेज H2 है, तो इस बार जो मैग्निफिकेशन है वो H2 अपॉन H1 है। अगर तुम्हें टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है, यानी कि फाइनल इमेज की इनिशियल ऑब्जेक्ट H2 अपॉन H0, ये क्या होगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये H1 कैंसिल होगा, ठीक है। दोनों की मैग्निफिकेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें कंप्लीट मतलब दोनों रिफ्रैक्शन के लिए कंबाइंड मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये सिर्फ दो रिफ्रैक्शन के लिए ट्रू नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी केस मिलता है जिसमें सक्सेसिव जो इमेजेस बन रही हैं वो नेक्स्ट, ठीक है, सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होती जा रही, मान लो पहले सरफेस की वजह से जो इमेज बनी वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, फिर दूसरे सरफेस के लिए जो इमेज बनी वो तीसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, फिर तीसरे सरफेस के लिए जो इमेज बनी वो चौथे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन गई। अगर इस तरह का केस है कि सक्सेसिवली ऑब्जेक्ट इमेज इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, तो फाइनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू ना हमेशा इंडिविजुअल सरफेसेस पर मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट्स के इक्वल ही होगा, ठीक है, ऑब्वियस है।
ठीक, मान लो इसके बाद H2 अगर ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा नेक्स्ट सरफेस के लिए और इमेज H3 होती है, तो नेक्स्ट सरफेस के लिए मैग्निफिकेशन क्या लिखते हैं, H3/H2। तुम्हें अगर H3/H0 निकालना है तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सीधा H3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को, तो H3/H0 ये कंप्लीट मैग्निफिकेशन होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो दोनों का मैग्निफिकेशन तुम्हें पता है ना, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस के लिए मैग्निफिकेशन तो तुमने डिराइव किया ही है, तो दोनों सरफेसेस के लिए अलग अलग मैग्निफिकेशन की वैल्यूज लिखो, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, इनको मल्टीप्लाई करो और तुम देखोगे फिर से सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू ऐसे भी अगर कैलकुलेट करते तो फिर से V/U के इक्वल आती। ठीक है, मैंने डिराइव ही कर दिया। चलो एनीवे, हाँ मैग्निफिकेशन वाला रिजल्ट डिराइव हो गया है। तो अब हम लोग लेंस का कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट इमेज वाला, अभी मैं कोई थ्योरी नहीं बताऊं ना, तो लेंस के सारे क्वेश्चन सिर्फ इतनी नॉलेज से तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या करूँ, एक ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। कि तुम लोगों को सॉल्व करना है, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, और रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है ये लेंस क्या कैसा है बता दिया गया है। ठीक, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता है, यानी कि तुम्हें लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू पता है। एक तरीका था कि सीधा फोकल लेंथ बता दिया जाता, लेकिन इसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताया गया है, तो भी हमें लेंस के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू पता है कि लेंस कैसा है, हमें कंप्लीटली पता है। अब पूछा गया है कि अगर ऐसे लेंस के लेफ्ट में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो ठीक है, पहला पार्ट है फाइंड द इमेज। फाइंड द इमेज का मतलब कि इमेज की पोजीशन बताओ, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट 80 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस, at 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो।
चलो ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं वैसे। सबसे पहला काम क्या करना है? फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है, वो आ गया कि पहले सबसे पहला काम ना फोकल लेंथ कैलकुलेट करने से भी एक पहला काम है। वो क्या है पता है? पहले तुम्हें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, हर बार ये काम करना होगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हैबिट रहेगी तो आसानी होगी। ठीक है, तुम बोलोगे इमेज तो हमें पता नहीं है, तो कम से कम ऑब्जेक्ट और लेंस तो बना सकते हो ना, उतना ही बनाओ पहले कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, और इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मतलब है जो कॉन्वेक्स है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स सरफेस है वो ज्यादा कर्व्ड है और कॉनकेव सरफेस का कर्वेचर कम है। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस का कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब है कि जो कॉन्वेक्स सरफेस है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना वो पास होगा, कुछ यहाँ पर C1, और जो कॉनकेव सरफेस है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि इसका कर्वेचर कम है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर हो, कुछ यहाँ पर हो इस तरह से। ठीक है, एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? ठीक, पहले इन दोनों सेंटर्स का कोऑर्डिनेट लिख दें। ये R1 स्टार की वैल्यू कितनी है? ठीक, ऑब्वियसली जो कम है वो 20 होगा, जो ज्यादा है 60 होगा। ऐसे भी जो 20 सेंटीमीटर है वो कॉन्वेक्स का होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस डोमिनेंट है, कॉन्वेक्स का कर्वेचर ज्यादा है, और कर्वेचर ज्यादा होने का मतलब रेडियस कम है, और कर्वेचर कम होने का मतलब है रेडियस ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर है ना वो कॉन्वेक्स का कर्वेचर है। इसको लिखेंगे 20 सरफेस 1 के लिए, और R2 स्टार इक्वल्स प्लस, ये दोनों पॉजिटिव साइड में, प्लस 60 सेंटीमीटर। ये तुम यही काम ना ऐसे भी कर सकते थे, ये सेम रिजल्ट आता। ठीक है, तुम चाहते तो अपना कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनाते, कि उसके लिए C1 C2 इधर आते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, फोकल लेंथ की वैल्यू उसमें भी सेम ही आती। ठीक है, ये बहुत इंट्यूटिव तो नहीं है, लेकिन तुम इसको ठीक है समझ सकते हो कि पलट देने से लेंस में कोई डिफरेंस थोड़ी आएगा, मतलब सरफेसेस को इंटरचेंज कर दिया है, दोनों को मिल करके तो कंबाइंड कन्वर्जेंस तो सेम होगा। ओके, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो लिखते हैं, लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, -1, 1/R1 स्टार, ये +20 है, -1/R2 स्टार, दिस इज +60, और ये वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद 1/20 -1/60 कितनी आ रही है? ठीक है, फोकल लेंथ की वैल्यू आ रही है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, सही क्या है चेक करो, 1/30 और ये 1/2, ये 60 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि ये, और ये पॉजिटिव आने का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है, और 60 का मतलब ये सारी लाइटें जो है ना 60 सेंटीमीटर पर जाकर के कन्वर्ज कर। ठीक है, लेंस का पता चल गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इससे पहले हम 80 सेंटीमीटर पर एक रियल ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक, अनलेस मेंशन ऑब्जेक्ट रियली हम मानेंगे, तो फिर इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, ये पूछा गया ना। ठीक है, तो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, इसकी फोकल लेंथ हमें पता है, एक्सिस डिसाइड कर लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया, इससे 80 सेंटीमीटर पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, पहले फोकस तो ड्रॉ कर लें, इसका फोकस पता चल गया, फोकस है 60 सेंटीमीटर, तो इसका सेकेंडरी फोकस कुछ यहाँ पर है, ठीक, और प्राइमरी फोकस कुछ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और उसी तरह से ये 2F कुछ यहाँ पर होगा, ठीक, और ये 2F कुछ यहाँ पर होगा।
ठीक है, 2f यहाँ ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं थोड़ा आइडिया देने के लिए कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है, इमेज कहाँ पर बनेगी, ये f2f इंटेंशनली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑलराइट। तो हमें क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को हमें 80 सेंटीमीटर पर रखना है। तो ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर होगा, ये ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इमेज की पोजीशन बता सकते हैं, है ना। और इमेज की पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो -80 है। चेक करो, फोकस का जो कोऑर्डिनेट है वो प्लस, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है और सेकेंडरी फोकस राइट साइड में आएगा, तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट है +60 है। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f स्टार। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। 1/v माइनस 1/-80, ठीक है, इक्वल्स 1/60। ठीक है, तो 1/60 - 1/80, तो v की वैल्यू आ रही है इसको सॉल्व करने के बाद। यहाँ पे भी एक न्यूटन्स फॉर्मूला होता है, लेकिन वो मिरर के कंपैरिजन में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है। तुम लोग बोलोगे तो वो न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे लेंस के लिए, अदरवाइज इसी लेंस फॉर्मूला से तुम काम चला सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये कितनी आ रही है बताओ। अरे ये 1/60 है, 1/80 है, ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 240 है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 ठीक है, 4 - 3, ठीक है, 1/240। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है सॉल्व करने के बाद, 240। मतलब इमेज जो है ना वो कहाँ पर बनेगी, इमेज कहाँ पर बनेगी, ये वाली डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये है 80 सेंटीमीटर। जो इमेज बनेगी ना वो यहाँ से 240 सेंटीमीटर पर बनेगी, ये हमारी फाइनल इमेज है यहाँ पर। ठीक है, और तुम चाहो तो लाइट रेस को भी अब ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइट रे, ये वाली लाइट रे तो ऐसी जाएगी, और बाकी सारी लाइट रे जो है ना इस तरह से। फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, सारी चीजें बता सकते हो, और इमेज को देखने के लिए ऑब्जर्वर को कहाँ पर रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें तुम यहीं से बता सकते हो। इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी लाइट रेज जो है ना यूं इस तरह से जा रही होंगी। ठीक है, जो एंड वाली लाइट रेज को ड्रॉ करो, ठीक है, सारी लाइट रेज इसी के बीच में रहेंगी, तो ऑब्जर्वर को ना यहाँ पर रहना पड़ेगा। ठीक है, इस इमेज से वैसे ही लाइट रेज निकले, लेकिन इतने ही पार्ट में रहेंगी रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, तो इमेज से वैसे ही लाइट रेज निकलेंगी जैसे कि एक्चुअली यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहता, तो लाइट रेज आती। ऑब्जर्वर को यहीं इसी बीच में रहना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वर और इधर की तरफ लेंस की तरफ देखेगा लेंस में, तो उसे इस जगह पर इमेज दिखेगी। ठीक है, अगर ऑब्जर्वर चाहे कि यहाँ से आके मैं लेंस में देखूं और मुझे इमेज दिखे, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे रियल इमेज बनेगी और यहाँ पर ऑब्जर्वर को यहाँ पर रहना पड़ेगा। ओके, ठीक, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी सॉल्व कर लो, इतना काम कर लिया है तो। नेक्स्ट पार्ट है कि नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि ठीक है, बिल्कुल यही लेंस है, बिल्कुल ऐसे ही 80 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि इस लेंस के सामने ना हम एक और लेंस ला करके रख देते हैं।
ये सारी डिस्टेंसेस हमें पता है, ठीक है। इस लेंस के सामने एक और लेंस हम ला करके रख देते हैं, ठीक है। और कैसा लेंस है, कहाँ पर रखा है, काम करता हूँ, ये सब हटा देता हूँ इससे थोड़ा, ठीक है। हमें इस पर्टिकुलर केस में हमने, ठीक है, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके पता लगाया कि जब 80 सेंटीमीटर को ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो ये लेंस, ठीक, इस ऑब्जेक्ट की इमेज 40 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, फॉर्म कर रही है, ठीक है। जो इमेज फॉर्म हो रही है 240 सेंटीमीटर पर हो रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक आइडेंटिकल ऐसा ही लेंस ना हम इस लेंस से 180 सेंटीमीटर आगे रख देते हैं, ठीक। यहाँ पर एक और बिल्कुल ऐसा ही आइडेंटिकल लेंस 180 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देते हैं। अब पूछा जा रहा है कि दोनों लेंस की वजह से ना फाइनल कंबाइंड इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, मतलब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है इस जगह पर तो उसे फाइनल इमेज कहाँ पर दिखेगी। ट्राई करो, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉ करके। ये इमेज तो तुमने पहले निकाल लिया है कि उसको तुम यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में दी गई है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो चीजें गिवन है वो यहाँ ऊपर ड्रॉ करते हैं और जो अननोन है वो नीचे ड्रॉ कर लें। ये 180 सेंटीमीटर है। ये बहुत छोटा तो नहीं है, दिख रहा है तुम लोगों को? कैसे लिख रहा हूँ, 180 सेंटीमीटर और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इन दोनों की फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, वो हम लोगों ने डिराइव कर ली, सॉरी कैलकुलेट कर ली। फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, सॉल्व कर। ये सबसे पहला स्टेप होता है रफ स्केच ड्रॉ करना। तो रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए ना पहले सरफेस, तो पहले लेंस की वजह से इमेज कहाँ पर बनेगी ये हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और वो कैलकुलेट कर लिया है, वो पहले सरफेस की वजह से, पहले लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है वो लेंस से 240 सेंटीमीटर पर है। तो ये दूसरा लेंस अगर 180 सेंटीमीटर पर है तो इसकी भी 60 सेंटीमीटर आगे यहाँ पर कहीं पर इमेज बनेगी, ठीक है। तो मैं रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक लाइट रे तो सीधी यूं, ठीक है, जा रही होगी, ठीक है। पहले लेंस की वजह से हम इमेज ड्रॉ कर रहे हैं जो कि दूसरे लेंस के एब्सेंस में फॉर्म होती है। अगर दूसरा लेंस नहीं है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, कोई भी दो लाइट रेज ही मैं इंटेंशनली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक, ताकि ड्रॉ करना आसान हो। ये जो, ठीक है, ये जो ऐसे करके ना ये दोनों लाइट रेज जा करके आई पर फॉल करेंगी, ठीक है। लेकिन ये इस इमेज के फॉर्म होने से पहले पहले ही ना ये लेंस इन लाइट रेज को इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है। और पहले लेंस के लिए जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज है वो दूसरे लेंस के लिए इंसिडेंट लाइट रेज कहलाएंगी, ठीक है। और ये वाली लाइट रेज अगर इंसिडेंट लाइट रेज है तो ये जो आई है ना ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। और तुम देख सकते हो कि इस बार ये जो आई है ना ये हमारे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ऑब्जेक्ट, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है पता है। तो अब ये दूसरा लेंस क्या करेगा, इन लाइट रेज को दोबारा बेंड करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा। ये कन्वर्जिंग लेंस है तो इन लाइट रेज को और कन्वर्ज करेगा। ये लाइट रेज ऑलरेडी कन्वर्जिंग है, इसके सामने अगर कन्वर्जिंग लेंस को लगाएंगे तो इनको और वो कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने के बाद ये जो लाइट है ना और ज्यादा बेंड होकर के ना हम कि फाइनल इमेज कुछ यहाँ पर आएगी, आई डैश। ये मैं गेस कर रहा हूँ कि फाइनल इमेज और पास होनी चाहिए, ठीक, कहाँ पर होगी वो हम लेंस फॉर्मूला से पता लगाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके
ठीक है। पहले लेंस के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया है कि इमेज कहाँ पर बन गई, वो हमने पता लगा लिया है। ये वाली जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर के, ठीक है, पहले लेंस की जो इमेज फॉर्म हो रही है वो लेंस से 240 सेंटीमीटर पर, और ये जो आई है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी। तो दूसरे लेंस के लिए फोकल लेंथ भी पता है, दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट भी पता है, तो दूसरे लेंस की इमेज कहाँ पर बनेगी वो नहीं बता सकते हैं, लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दूसरे लेंस के लिए सेकेंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सेकेंड लेंस को ही ओरिजिन मान करके ऑब्जेक्ट इमेज के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें इस लेंस से पता लगाना पड़ेगा कि आई मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो तुम चेक करो। ठीक है, हम लिखेंगे फॉर सेकेंड लेंस, ठीक है, दूसरे लेंस के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, पॉजिटिव हम इसी साइड मानते हैं, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट होगा प्लस 240 माइनस 180 प्लस 60। ठीक है, और सेकेंड लेंस के लिए फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो प्लस 60। कि तुम सोचोगे ऑब्जेक्ट तो फोकस पर रखा है, इमेज इंफिनिटी पर आनी चाहिए, नहीं नहीं, ये सेकेंडरी फोकस है, समझे। और सेकेंडरी फोकस पर, प्राइमरी फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तो वो लाइट रेज, ठीक है, पैरेलल होती है। ठीक है, सेकेंडरी फोकस पर जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इसको थोड़ा मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मुझे तो ये सारी चीजें ठीक क्लियरली दिखती हैं साथ साथ, लेकिन ऑब्वियसली तुम लोग पहली बार या बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं हो तो तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये प्राइमरी फोकस है, यहाँ पर अगर लाइट मतलब ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना तब लाइट रेज यूं पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइट रेज को इस तरह से सेंड करेंगे, ठीक, पैरेलल लाइट रेज को सेंड करेंगे तो वो सेकेंडरी फोकस पर कन्वर्ज होगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि लाइट रेज को ना हम सेकेंडरी फोकस पर हम अपने ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से इमेज इंफिनिटी पर नहीं जाएगी, लाइट रेज पैरेलल नहीं होंगी, ऑलरेडी ये कन्वर्जिंग लाइट रेज है और लेंस भी कन्वर्जिंग है, तो इसको और कन्वर्ज करेगा ना इस तरह से, तो जो इमेज आएगी ना वो यहाँ पर आएगी और पास चली जानी चाहिए। कि एग्जैक्टली कहाँ पर इमेज बनेगी तो वो हमें लेंस फॉर्मूला से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमें सेकेंड लेंस के लिए पता चल गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो +60 पर है और इसकी फोकस भी यहीं पर है +60 पर। एनीवे, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, ठीक है, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। ठीक है, तो 1/v ये तो कैलकुलेट करना है, 1/u +60 इक्वल्स 1/+60। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तुम देखोगे कि v की जो वैल्यू आ रही है तो एग्जैक्टली +30 सेंटीमीटर पर आएगी। यानी कि जो फाइनल इमेज बन रही है यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर रियल इमेज बनेगी। ठीक है, सेकेंड लेंस से 30 सेंटीमीटर पर, फर्स्ट लेंस से 210 सेंटीमीटर पर बनेगी। कि इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछो। इसमें कोई ऐसी चीज है या ऐसा स्टेप है जो तुम्हें लगता है कि इतना सिंपल नहीं था, थोड़ा डिफिकल्ट था? कि एक एक करके हर एक लेंस की वैसे इमेज निकालते गए हैं, और अगर वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रही है तो फिर दूसरे लेंस के लिए भी फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, दूसरे लेंस के लिए भी लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया। अब इसके सामने और एक लेंस रख दिया जाए या इसके सामने, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे बोला जाए यहाँ पे हमने मिरर रखा हुआ है, कहाँ पर इमेज बनेगी, ठीक, ये वाली डिस्टेंस बता दी गई है
कि ये है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो लाइट रे यहाँ आई डैश पर जो फाइनल इमेज बनी है ना दोनों लेंस के, जैसे यहाँ से लाइट रे यूं आगे जाएगी, यहाँ पर यूं आ जाएगी, और ये जो आई डैश है ना वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, उससे लाइट रे इस तरह से आगे जाकर के मिरर पर फॉल करेगी। तो प्लेन मिरर के लिए हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है उतना पीछे, तो हम बोलेंगे कि मिरर के बाद रिफ्लेक्शन की वजह से जो फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है, वो कहाँ पर बनेगी, वो बिल्कुल इससे, ठीक है, मिरर के सामने 170 सेंटीमीटर, तो मिरर के पीछे 170 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बनेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर। अब तुम बोलोगे कि ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के दोबारा लेंस पर आ रही है, फिर कहाँ पर बनेगी, तो फिर ये जो मिरर की वजह से इमेज बनी ना, उसको ऑब्जेक्ट मान करके लेंस पर एक सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो रिपीटेड प्रोसेस हो सकता है अगर लाइट इज बैक एंड फोर्थ बार बार, ठीक है, आ जा रही है। नहीं तो लाइट एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो फाइनल इमेज बन के खत्म। ठीक है, जैसे अगर दो लेंस है, ठीक, अब और कोई इमेज थोड़ी बनेगी, क्यों, तो यहाँ पे ये फाइनल लाइट इज इस तरह से, ठीक है, लाइट फाइनली आई डैश से इस तरह से, ये सारी लाइट इज आई डैश से इस तरह से पास होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, इमेज यहाँ पर आई डैश पर बन गई, इसको देखने के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वर को रहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर हम और कोई सरफेस रखते हैं, लेंस रखते हैं, मिरर रखते हैं, प्रिज्म रखते हैं, प्रिज्म नहीं रखेंगे, स्फेरिकल सरफेस रखते हैं, तो फिर फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, वो स्टेप बाय स्टेप रे डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, हर एक सरफेस के लिए देखो ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज क्या है, प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइनल इमेज की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पे एक और वेरिएशन हो सकता था कि यहाँ पर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दिया, तो एक्सटेंडेड इमेज का साइज क्या होगा। देखो एग्जाम में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे जिसमें कि बार बार, मतलब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें 2 बार रिफ्लेक्शन हो जाए या 2 बार रिफ्रैक्शन हो जाए, या 1 बार रिफ्लेक्शन 1 बार रिफ्रैक्शन, मतलब एक मिरर दे दिया गया, एक लेंस दे दिया गया, या दोनों लेंस दे दिए गए, ठीक है, दोनों मिरर दे दिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 2 से ज्यादा 3 बार 4 बार 5 बार तो उसका कोई एंड नहीं है, तो उतना लंबा क्वेश्चन नहीं दिया जाए। लेकिन अगर दिया जाता, या नहीं दिया जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए ये अच्छे से क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी है, हर बार एक एक करके हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब हर एक सरफेस के लिए, अगर लेंस है तो लेंस के लिए, मिरर है तो मिरर के लिए प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करो, इमेज का पता लगाओ, और ये इमेज नेक्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी, तो फिर नेक्स्ट सरफेस के लिए यही काम करो, और हर एक सरफेस के लिए इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनल इमेज की पोजीशन पता कर लोगे। और इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव इमेजेस अगर बन रहे हैं तो फाइनल इमेज का साइज निकालने के लिए तुम डायरेक्टली पहले की वजह से मैग्निफिकेशन, दूसरी की वजह से मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव इमेज फॉर्मेशन में हर एक सरफेस के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें फाइनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पर मान लो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दे दी जाती, ठीक है, तो एक्सटेंडेड इमेज का साइज क्या होता, तो कैसे कैलकुलेट करते, पहले सरफेस के लिए, पहले लेंस के लिए हम मैग्निफिकेशन निकालते V/U से, दूसरे सरफेस दूसरे लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालते V/U से, और दोनों की मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर देते, ये फाइनल मैग्निफिकेशन होता। ठीक है, तो तुम्हें फाइनल साइज एक्सटेंडेड इमेज के लिए पता चल जाता। ठीक है, तो पोजीशन वाले क्वेश्चंस हो गए, मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन हो गए। अब इसमें तीसरा वेरिएशन आता है कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। और चौथा वेरिएशन आता है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, लेंस ही मूव कर रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें हम 2 लेंस नहीं, एक लेंस के लिए डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन 2 लेंस हो 3 लेंस हो तो कोई, मतलब एक एक करके ना तुम्हें पहले इमेज का देखना है, फिर पहले इमेज को ऑब्जेक्ट मान करके दूसरा इमेज निकालना है, फिर दूसरे इमेज को ऑब्जेक्ट मान तीसरे इमेज के लिए वो क्वांटिटी निकालनी है, और तुम ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जिसमें एक से ज्यादा लेंस मिरर लगाए गए हैं। ठीक है, तो लेंसेज के लिए मैं सारी चीजें समराइज कर देता हूँ। लेंस, बार बार ड्रॉ क्यों करना पड़ रहा है मुझे, तो ये हमारे पास एक लेंस है, क्या क्या रिजल्ट्स अभी तक हम लोगों ने डिराइव किए हैं, तो उसको मैं यहाँ पर ये समराइज कर देता हूँ।
कि बाकी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक, कल मॉर्निंग में क्लास रखेंगे। कितने बजे रखा जाए? ऑब्जेक्ट इमेज की पोजीशन 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f स्टार। मैग्निफिकेशन की वैल्यू v/u। ये तो दो रिजल्ट्स हो गए। किसके? ये दो रिजल्ट्स हो गए पोजीशन के लिए और मैग्निफिकेशन एक्सटेंडेड बॉडी की मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद है कि एक्सटेंडेड बॉडी अगर ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में या लैटरली रखा गया तब तो मैग्निफिकेशन ये होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन उठता है कि अगर हमने लॉन्गिट्यूडनली ऑब्जेक्ट को रखा है अब इमेज कैसी बनेगी, है ना, और इमेज का साइज क्या होगा। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट का साइज नेग्लिजिबल नहीं है तब तो तुम दोनों एंड पॉइंट्स की इमेज इस फॉर्मूले से निकालो और कंप्लीट एक्सटेंडेड इमेज की भी पता चल जाएगी, उसका साइज भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल है तो उस केस में मैग्निफिकेशन का मतलब होगा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। उस केस में मैग्निफिकेशन का मतलब होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dv/d। ये समझा चुका हूँ। इस केस में ऑब्जेक्ट के साइज को अगर लॉन्गिट्यूडनली ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसको हम du मान सकते हैं और इमेज को dv मान सकते हैं। ठीक है, तो dv/du इसको डिफरेंशिएट करेंगे पता चल जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू कितनी आ रही है? इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो राइट साइड फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी, ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, इमेज चेंज हो रही है और फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हो रही है। डिफरेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताएं? ये वैल्यू आएगी प्लस v²/u²। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी m लैटरल मैग्निफिकेशन की स्क्वायर की। इसके बाद ऑब्लिकली रखा गया है तो ये केस भी डिस्कस कर चुका है। ये इसको दोनों कंपोनेंट्स डिवाइड करो, दोनों के लिए मैग्निफिकेशन अलग अलग निकालो अगर स्मॉल साइज है। अगर स्मॉल नहीं है तो फिर वो केस तुम्हें नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि अगर स्मॉल साइज नहीं है ना तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी ना वो सीधी भी नहीं बनती, वो इस तरह की बनती है। ठीक है, तो वो केस हम लोगों को नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि ऑब्जेक्ट अगर किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो इमेज की वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पर बता दूं कि इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंस, ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे u और v रिप्रेजेंट करता है u और v रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस को विद रिस्पेक्ट टू लेंस। लेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो u लिख रहे हैं, लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज का जो कोऑर्डिनेट है वो v लिख रहे हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, इनको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लेंस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटीज आएंगी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप वी आई कैपिटल वी आई लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि दिस वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, और ये वैल्यू आ रही है v²/u² टाइम्स क्या ऑब्जेक्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंस। ये फॉर्मूले हैं, ज्यादा से ज्यादा इसी में से क्वेश्चंस ठीक आ सकते हैं। एक डिफरेंस है मिरर और लेंस में कि जैसे जैसे तुम, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है ना तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी सेम साइन की होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर राइट ट्रैवल करे तो इमेज भी राइट ट्रैवल करे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट ट्रैवल करे तो इमेज भी लेफ्ट ट्रैवल करेगी। ठीक, उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट लॉन्गिट्यूडनली यूं रखा है तो इमेज भी ऐसी रखी जाएगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होना है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, अनलाइक इन द केस ऑफ मिरर। और अगर ऑब्जेक्ट यूं रखा गया तो इमेज भी यूं, ठीक, इस तरह की फॉर्म होगी।
ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है नेक्स्ट क्लास में, अभी तो बस थोड़ा तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, इसको अप्लाई कैसे करना है ये थोड़ा एक दो एग्जांपल्स ले लिए हैं। ठीक है, इसको इतने क्वेश्चंस करने हैं ना कि तुम एक बार करना पड़ेगा। ठीक, एक बार अगर कर लोगे तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको कि तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो फिर उससे तुम्हें अच्छे से, ठीक है, वो रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, लेंसेज के जो क्वेश्चंस हैं, ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनको तुम मतलब लेंसेज के जैसे क्वेश्चंस हैं, इनको थोड़ा बहुत सारे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लिए तो बाद में रिवाइज करते टाइम में एक दो क्वेश्चन देख भी लोगे ना तो तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन जैसे इसके बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे तो वो तुम अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो याद हमेशा नहीं रहेगा। वो जब फिर दोबारा रिवाइज करोगे तो उतना ही एफर्ट, ऑलमोस्ट मोर और लेस उतना ही एफर्ट फिर से लगेगा, तब तुम्हें याद आएगा। ठीक, तो लेंसेज के लिए अच्छी बात है कि तुम पहले थोड़ा क्वेश्चंस कर लोगे ना तो तुम्हें फेमिलियर हो जाओगे, लेंसेज का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेंसेज के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर, इमेज कहाँ पर है, तो ये पहले कैलकुलेट कर लेंस फार्मूला से। उसके बाद हम कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और कल की क्लास में ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के साथ इमेज की पोजीशन कैसे कैसे चेंज होती है। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, मिरर के लिए बहुत आसान था क्योंकि मिरर के लिए तुम्हारे पास न्यूटन्स फॉर्मूला था। ठीक है, किसी भी रीजन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश बनेगी, सारी चीजें बता सकते थे। कि लेंसेज के लिए भी सारी चीजें वैसे ही बता सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने वहाँ मिरर के केस में थोड़ा फेमिलियर पहले किया, उसके बाद फिर डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हर एक जगह पर अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट दिया गया तो तुम एक सेकंड में देख करके बता सकते हो कि इमेज कहाँ पर बनी। वैसे ही लेंस के लिए भी बता सकते हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो कॉन्केव लेंस हो, एक सेकंड में बता सकते हो कि इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, सारी चीजें बता सकते हैं लेंस के बारे में। ठीक है, उसके लिए तुम्हें कल तक का वेट करना है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर हाँ सर ऐसा कोई मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम है? नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है 1 से कम होने का मतलब वहां पे लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए। यस सर। हाँ ठीक है, तो वैसा वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है ना वो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है, उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती है। और जैसे मीडियम में हम एंटर करेंगे तो वहां की, ठीक है, मीडियम की प्रॉपर्टीज की वजह से स्पीड की वैल्यू मॉडिफाई होगी ऑब्वियसली। ठीक है।